मेरा नाम लाइबा है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। हम रेलवे के करीब की आबादी में रहते थे। यहाँ पर ज्यादातर घर पठानों के ही थे। उनके बच्चे बहुत ज्यादा होते थे, इसीलिए पूरा दिन गली में शोर रहता था। अम्मी कहती थी कि पठानों के बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चे होते हैं। मेरे बाबा की एक पठान के साथ बहुत दोस्ती थी, वो हमारे हमसाए भी थे। मेरे बाबा ने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। बेटी की उम्र निकलती जा रही है, लेकिन जहेज ही जमा नहीं हो रहा तो शादी कैसे करेंगे, क्योंकि बेटियां तो जहेज के साथ ही जाती हैं। लोग जहेज के साथ बेटियां ले जाते हैं, बेटी के साथ जहेज नहीं ले जाते। उस पठान ने कहा कि तुम्हारे यहाँ ही इस जहेज की मुसीबत है, हमारे यहाँ तो लड़का सारा कुछ ही खुद बनाता है। मेरे बाबा ये सुनकर हैरान रह गए। उसने बताया कि कुछ पठानों के कबीला है जिसमें लड़का जहेज भी बनाता है, लड़की के लिए सोना भी बनाता है, और लड़की के घर वाले जो शादी में खाना पकाते हैं उसके पैसे भी देता है। और उसके अलावा अगर लड़की खूबसूरत हो तो उसका बाप अगर कोई और शर्त रखना चाहे तो वो भी लड़के को पूरी करनी पड़ती है। मेरे बाबा ने कहा कि मेरी बेटी की शक्ल तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब 24 साल की हो गई है। इसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। शादी होते भी 2 या 3 साल लग जाते हैं। अगर 27 साल की हो गई तो लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे। बाबा को उसके दोस्त ने कहा कि तुम पठानों में शादी क्यों नहीं करते, लेकिन बाबा ने कहा कि हम लोग तो पंजाबी हैं, पठानों में रिश्ता कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता, पठान रिश्ते ले लेते हैं। मैं अपने दोस्त से बात कर लेता हूँ, उसका एक जवान बेटा है, बहुत ही ज्यादा नेक है, उसके साथ तो अपनी बेटी की शादी कर दे, जहेज और सोना भी वो खुद ही बना लेंगे, तुम्हारा तो कोई खर्चा ही नहीं होगा। मेरे बाबा को ये बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब उन्होंने ये बात अम्मी से की तो अम्मी ने कहा कि हमारी बेटी उस माहौल में कैसे रहेगी। अब्बा ने कहा कि आजकल सबका माहौल एक जैसा ही हो गया है, हर घर में फोन है, कौन सा वो लोग पहाड़ पर रहते हैं, अच्छा भला घर है उनका, और ज्यादा से ज्यादा क्या बस पर्दा करवाएंगे। तो ये हमारे यहाँ भी करती है, और पर्दा करना अच्छी बात है। अम्मी अब्बू इस बात पर मुतमईन हो गई, क्योंकि इसमें कोई खर्चा भी नहीं हो रहा था, और लड़की की तस्वीर दिखाई, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। लड़की की माँ भी जिंदा नहीं थी, बस उसका एक बाप था। उन लोगों को शादी की जल्दी थी, क्योंकि घर में कोई औरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि शादी 1 माह में ही हो जाए तो अच्छा है। उन लोगों ने कहा कि आप लिस्ट बना दें, आपको जो भी सामान चाहिए वो आप इसमें लिख दें, हम लड़की के लिए ये सारी चीजें ले लेंगे। हम लोग तो खुशी से निहाल हो गए। मेरे अब्बा ने लिस्ट में सब कुछ लिख दिया, उन लोगों को कोई मसला नहीं था। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम 4 तोले सोना पहना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हम लोग तो खुश हो गए। हमें तो लगा था कि वो 1 तोला भी पहना दे तो बड़ी बात है। वो तो 4 तोले सोना पहना रहे थे, और उन्होंने खाने के पैसे, जिसको वो वलीमा कह रहे थे, मेरे बाबा को 4 लाख रुपए भी दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई आपकी शर्त है तो बताएं। हमने कहा कि बस हमारी बेटी को खुश रखिएगा, हमारी और शर्त नहीं है। पर मैं थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि हम सब यही सोचते हैं कि पठान हर मामले में कुछ ज्यादा ही सख्त होते हैं, उनके अपने असूल होते हैं, उनके घर में बहुत ज्यादा तंग माहौल होता है, वो पर्दा करवाते हैं, कहीं आने जाने नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचती हूँ कि पठान ज्यादा खूबसूरत होते हैं, बहादुर होते हैं, औरतों का ख्याल रखते हैं। मेरे दिमाग में अजीब और गरीब किस्म के ख्यालात आ रहे थे। मैं नहीं जाना चाहती थी इतनी दूर, और मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि मैंने इतना दूर नहीं जाना। लेकिन अम्मी ने समझाया। अम्मी ने कहा बेटी चाहे साथ वाले घर में चली जाए तो भी माँ बाप के लिए पराई हो जाती है, अगर दूसरे शहर में चली जाए तब भी पराई हो जाती है। दूसरे घर की गली में भी घर हो, लेकिन हमें नहीं पता कि उसके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा ससुराल तो सबका एक जैसा होता है, और मर्दों का क्या है, उनकी एक ही दुखती रग होती है, प्यार से पेश आना, उसकी हर बात मानना, उसकी इज्जत का ख्याल रखना। 10 बातें अगर उसने अपनी माँ की माननी है तो 5 बातें वो तुम्हारी भी मानेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं रुखसत होकर चली गई। मेरे लिए वाकई उन्होंने सारा सामान भी लिया था, घर भी अच्छा था, सब कुछ ठीक था, और मेरा शोहर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उसका नाम साजिद था। 1-2 हफ्ते तो सुकून से गुजर गए, और एक दिन मैंने साजिद को एक अजीब काम करते हुए देखा। उसने चारपाई के नीचे अगरबत्ती लगा रखी थी, रात हो चुकी थी, सारे काम मैंने खत्म कर लिए थे। वो उस चारपाई पर थोड़ी देर के लिए बैठा था, तो ये तो उसकी रूटीन थी। वो रोज चारपाई के नीचे अगरबत्ती लगा देता था, जिसकी इतनी तेज खुशबू थी जो सीधी नाक में जा रही थी। मैंने कहा कि ये आप क्या कर रही हैं, तो कहने लगे कि तू बाहर से आई है ना, तुझे अभी नहीं पता ये रिवाज होता है, सोने से पहले चारपाई के नीचे एक खास अगरबत्ती लगाई जाती है ताकि कोई कीड़ा या मक्खी वगैरह ना आए। मैंने कहा लेकिन इसकी इतनी तेज खुशबू है, ये हमारे ही दिमाग में जाएगी। साजिद ने कहा कि तुझे अभी ये खुशबू बुरी लगेगी, लेकिन इसकी बहुत जल्द तुझे आदत हो जाएगी। लाइबा इसके बहुत से फायदे हैं, इसको लगाने से नींद भी अच्छी आती है। अपने शोहर की देखी अनुसी बातें सुनकर मैं बर्दाश्त करके लेट गई, लेकिन थोड़ी देर बाद साजिद ने कहा मेरे पाँव दबा दो। मैं उसी साइड पर बैठी थी जहाँ उसने अगरबत्ती लगाई थी, और वो बदबू सीधी मेरी नाक में जा रही थी। उसके बाद वो कहने लगा अब्बा की तबीयत खराब है, थोड़ा उनके भी पाँव दबा दो, फिर आकर सो जाना। मैंने कहा कि ठीक है। मैं ससुर के कमरे में चली गई। मेरा शोहर सामने ही बैठा हुआ था, इसलिए मुझे डरने की क्या जरूरत थी। मैंने ससुर के पाँव दबाए, लेकिन उसके बाद मुझे अचानक से सर दर्द हुआ और मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। अगली सुबह आँख खुली तो मैं अपने कमरे में ही थी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था। मैंने साजिद से कहा कि रात को क्या हुआ था, तो उसने कहा कि तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर कमरे में ले आया। अपना ख्याल रखा करो। साजिद मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। अपने बाप के साथ तो पश्तो जुबान में ही बात करता था, लेकिन मेरे साथ उर्दू बोलता था, और मुझे पता नहीं चलता था वो बाप बेटा आपस में क्या बात कर रहे हैं। मैं परेशान तो बहुत रही, लेकिन मुझे हर हाल में गुजारा करना था, क्योंकि पहले दिन से घर में मेरी शादी एक मसला बनी हुई थी। मैंने तो अम्मी अब्बू को ये कहते हुए सुना, क्या करें, कहाँ से लाएं पैसे, हम तो मुसीबत में पड़ गए हैं। यानी वो मुसीबत मुझे ही कह रहे थे। वाकई बेटियां मुसीबत बन जाती हैं, क्योंकि उनके लिए जहेज बनाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा रिवाज
रिवाज था कि लड़का खुद ही जहेज बनाता है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। वाकई उन्होंने सारी चीजें बनाई थी और सारी चीजें बहुत अच्छी थी। जब भी अम्मी से बात होती थी उनको फोन करके बताती थी कि मैं खुश हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगले दिन फिर यही हुआ। साजिद ने कहा अब्बू के पाँव दबा दो और मैं बेहोश हो जाती। अब तो हफ्ते में 2-3 दफा मेरे साथ ऐसा हो जाता था। साजिद मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रहा था, लेकिन घर में एक दाई को ले आया। उसने कहा कि कहीं तुम हामला तो नहीं। मैंने कहा मुझे नहीं पता। उसने मुझे चेक किया और कहा ऐसा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लगता है तुम इधर के माहौल में आकर थोड़ी सी परेशान हो गई हो। कुछ दिन तक ठीक हो जाओगी। जहाँ का पानी मट्टी हुआ, यहाँ की खुराक, सब कुछ तो मुख्तलिफ है। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा तुम्हारे जिस्म को सेट होने में, इसलिए परेशान नहीं होना बेटी। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझाया। मैंने कहा कि ठीक है, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद यही वजह है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन साजिद मेरे ससुर को आंखों ही आंखों में इशारा करता था। वो लोग एक दूसरे से खुलकर बात करते थे, क्योंकि मुझे तो उनकी जुबान समझ नहीं आई थी। मौसम बदलने लगा तो साजिद ने चारपाई को कमरे में ही रख लिया, जबकि कमरे में बेड भी मौजूद था। लेकिन उस चारपाई के नीचे रोज वही अगरबत्ती लगाता था। उस घर में लोगों का आना जाना बहुत था। मैं किसी से पूछना चाहती थी कि ये अगरबत्ती सारे ही लगाते हैं या कहीं साजिद ही सब कुछ कर रहा है। हफ्ते में 4 दफा मैं बेहोश हो रही थी और साजिद भी बाहर था। उसने मुझे कहा चीनी, मुझे समझ आ गई, वो चीनी मांगने आई है। फिर मैंने उसे चीनी डालकर दी। उसने चारपाई की तरफ देखा और कहा कि ये क्या हुआ है। मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि अगरबत्ती लगाने की वजह से चारपाई का सारा तावा बिल्कुल ही गंदा हो गया था। मैंने कहा कि वो अगरबत्ती उस पर लगाई है। उसने कहा कौन सी अगरबत्ती? मैंने कहा जो हर कोई यहाँ पर लगाता है, वही वाला। उसने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, इसको यहाँ से धो लो, नहीं तो चारपाई खराब हो जाएगी। वो कच्ची पक्की उर्दू में बोल रही थी। मुझे उसकी ज्यादा बातें समझ नहीं आई, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ आ गया कि वो ये कहना चाह रही थी इस पर अगरबत्ती क्यों लगाई है। और जिस तरह वो हैरान हुई थी, इसका मतलब कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर साजिद ये सब कुछ क्यों कर रहा था, ये मेरी समझ से बाहर था। मैं ससुर के कमरे में जाते ही बेहोश क्यों हो जाती थी। मेरे सर में दर्द होता था कि मुझसे अपना आप संभाला नहीं जाता था। रात में बेहोश रहती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शादी हुई थी, साजिद ने अभी तक मैके नहीं भेजा था। उसने कहा था कि बार बार नहीं भेज सकता। अम्मी अब्बू तो चुप थे, क्योंकि वो कहते थे कि हम लड़की वाले हैं, ज्यादा बात करेंगे तो तुम्हारे लिए मसला होगा। मेरा बहुत दिल कर रहा था यहाँ से जाने का, पर कोई जाने नहीं दे रहा था। शादी को 7 माह हो गए थे। 7 माह में इंसान एक चक्कर तो लगा ही लेता है। मैं यहाँ पर परेशान भी रहने लगी थी। लेकिन मेरे साजिद ने कहा कि इतनी दूर तुम्हारा घर है, फिलहाल मेरे पास किराए के पैसे नहीं है, अगले महीने मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फिर बेशक 2 महीने तक रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस बात पर खुश हो गई कि चलो देर से ही सही, लेकिन 2 महीने के लिए जाऊंगी। और जाने से पहले मुझे ये जरूर जानना था इस घर में क्या हो रहा था। एक दिन साजिद से कहा कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उसने कहा कि साथ वाली खाला के घर चली जाओ। उनके पास गई तो उनकी बहू पढ़ी लिखी थी, उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत भी हो गई। उसने कहा कि कैसी हो, तो मैंने कहा ठीक हूँ। उसने कहा कि अच्छी बात है, तुम्हारा शोहर अपने बाप पर नहीं गया। मैंने कहा क्या मतलब है? तुम्हारा ससुर बहुत ही जालिम आदमी है, सारी जिंदगी अपनी बीवी को मारता रहा, यहाँ तक कि मार मार कर उसकी जान ले ली। उसकी चीखों की आवाज पूरे मोहल्ले में आती थी। मैं सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरा शोहर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह की कोई हरकत नहीं करता। जब से आई हूँ मेरा बहुत ख्याल रखता है, हर बात मानता है। उसने कहा कि अच्छी बात है, जरूरी नहीं है कि औलाद बाप पर जाए। तुम्हारे शोहर के हवाले से हमने अभी तक कोई बात नहीं सुनी, इस मामले में वो अच्छा है, बस अपने घर में खुश रहो। मैंने कहा कि मैं बोर हो जाती हूँ। उसने कहा कि जब भी तुम्हारा दिल करे इधर आ जाया करो। उसने कहा कि यहाँ पर जो लोग पढ़े लिखे हैं सिर्फ उन्हीं को उर्दू आती है, क्योंकि स्कूल में उर्दू सिखाते हैं। मैंने एफए किया है, इसलिए उर्दू आती है। एक रात साजिद ने फिर से वही अगरबत्ती लगाई और मैं थोड़ी देर कमरे में बैठी रही। उसके बाद साजिद ने कहा कि लाइबा अब्बा के पाँव दबा दो। जब ससुर के कमरे में गई तो वो बेड पर लेटे हुए थे और उनके पाँव दबाने से पहले मेरा सर चकराने लगा था और मैं फौरन बेहोश हो गई थी। लेकिन मैं बेहोश सिर्फ उनके सामने हुई थी। दरअसल मैंने अपनी नाक में रुई डाल ली थी और मैं सांस ले रही थी। मैंने ये प्लान बनाया था और मैं देखना चाहती थी कि आगे क्या होता है। जब नाक में रुई डाली तो उसकी खुशबू से बिल्कुल भी बेहोश नहीं हुई, जिसका मतलब कि मैं बेहोश उसी अगरबत्ती की वजह से ही होती थी। इसीलिए साजिद ने कहा था कि तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, लेकिन अभी तक मुझे इसकी आदत नहीं हुई थी। मैं बेहोश हुई तो मेरे ससुर ने साजिद को आवाज लगाई। मैं सब कुछ सुन रही थी और बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। साजिद वहाँ पर आया और मेरे ससुर ने कुछ कहा, शायद उनका मतलब था कि ये बेहोश हो गई है, इसे उठाकर ले जाओ। यानी वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। मैं बेहोश हो गई थी तो मुझे उठाने के लिए मेरे शोहर ने आना था, लेकिन मैं हैरान रह गई कि मुझे मेरा शोहर उठाकर अपने कमरे में नहीं लेकर गया, बल्कि मुझे मेरे ससुर के बिस्तर पर लिटा दिया और खुद कमरे से बाहर चला गया। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी आंखें बंद थी, लेकिन कमरे में सिर्फ मैं और ससुर थे। मुझे थोड़ी हलचल की आवाज आई, शायद वो बाथरूम में गए थे। मैंने उनका दरवाजा खुला हुआ देखा तो साजिद तो बाहर सुकून से बैठकर अपने मोबाइल में मसरूफ था, लेकिन मुझे अपने बाप के साथ कमरे में बंद करके इस बात का क्या मतलब था मैं समझ गई थी। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया और साथ वाली उस खाला के घर चली गई जो मुझे चेक करने के लिए आया करती थी। मैंने उनको सब कुछ सच बता दिया। उसकी बहू को मेरी जबान समझ आ रही थी। वो लोग हैरान रह गए और मैंने वापस जाने से इनकार कर दिया। वहीं से फोन करके अपने अब्बा को बुलाया, उनसे कहा कि जल्दी आ जाएं, पर उनको आते ही सुबह हो गई। मेरे अब्बा पुलिस में FIR दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इधर पुलिस की नहीं चलती,
यहाँ पर जिरगा होता है। शाम तक जिरगा बैठ गया। मुझे वहाँ पर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मेरे अब्बा आ गए थे। उन्होंने जिरगे में जाकर सब कुछ सच बता दिया था। हम लोग बुरी तरह परेशान थे। मेरे शोहर ने शायद मेरे साथ ये इसीलिए किया था क्योंकि मैं उसकी जात की नहीं थी, तो उसने सोचा कि ये तो वैसे ही बाहर वाली है, इसके साथ यही करना चाहिए। दोनों बाप बेटा मिलकर मेरे साथ गलत कारी कर रहे थे। जो अगरबत्ती वो चारपाई पर लगाया करता था, इस तरह का वहाँ कोई रिवाज नहीं था, बस मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तो प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि अपने खानदान में ही शादी करें और वालिदैन को शादी करने से पहले चाहिए